हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस नंबर 15 करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डुओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण प्रसार द्वारा होता है। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो कैल्शियम के अवशोषण के प्रसार के द्वारा क्या होता है जो दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में क्या रिकेट्स होता है, वयस्कों में जो है ऑस्टोमलेशिया होता है और वृद्धों में ऑस्टोपोरोसिस होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होती है। रतौंधी, जेरोसिस कंजक्टाइवा, जेरोसिस कंजक्टाइवा, जेरोसिस कार्निया होता है और एक जेरोफ्थैल्मिया होता है और एक होता है बीटॉट स्पॉट होता है। ठीक है दोस्तों, बीटॉट स्पॉट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विटामिन डी आंसर है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन बी, ये तो बी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर B1 B2 B3 आते हैं। तो B1 का थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम जो है निकोटिनिक या नियासिन होता है। इसी तरह B5 B7 B9 B11 B12 है। ठीक है दोस्तों, बी कॉम्प्लेक्स। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दोस्तों, वह लिपिड जिसमें जल भीरु अध्रुवी और जल प्रेमी ध्रुवी समूह दोनों होते हैं। ए है बहु अनुभूतिक, बी समान अनुभूतिक, सी है उभयानुभूतिक, डी है विषमानुभूतिक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, विषमानुभूतिक होता है। ठीक है दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा, विषमानुभूतिक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है। ए है कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, बी है बहुत कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सी है उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, डी है ट्राइग्लिसराइड। तो उत्तम कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक एलडीएल होता है दोस्तों, एलडीएल और एक एचडीएल होता है। एलडीएल जो होता है वो जंतु जगत से प्राप्त होता है, संतृप्त वसा होती है, जंतु जगत से प्राप्त संतृप्त वसा होती है। और एचडीएल जो होता है वनस्पति जगत से प्राप्त अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त वसा होती है, और कौन सी उत्तम होती है, तो एचडीएल जो होता है वो उत्तम होता है। ठीक है दोस्तों, एचडीएल जो होता है उत्तम होता है, जो कि ये हमारे शरीर से क्या होता है, यूरिया के माध्यम से जो है ये निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, यूरिन के माध्यम से। और एलडीएल जो होता है, एलडीएल जो है ये शरीर में जाके क्या है, जम जाता है, तो ये खराब वसा मानी जाती है जो जंतु जगत से प्राप्त है। एलडीएल जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई जो होती है ये अच्छी होती मानी जाती है, अच्छी होती है और इसके कारण कोई रोग नहीं उत्पन्न होता है। जबकि एलडीएल जो है जमा होने से हृदय से संबंधित रोग आदि रोग जो हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी उत्तम मानी जाती है, तो वह है उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल जो है उत्तम मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित टीके का उदाहरण है। ए है इन्फ्लुएंजा, बी है रेबीज, सी है खसरा, डी है हेपेटाइटिस बी। तो कौन एक जीवित टीके का उदाहरण है दोस्तों, तो वो होता है खसरा। मीजल्स जो है ये जीवित टीके का उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, और कौन से होते हैं जीवित टीके के उदाहरण, MMR यानी मम्स मीजल्स रूबेला, मम्स मीजल्स और रूबेला जो है जीवित टीके के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। ए है 900 ग्राम, बी है 700 ग्राम, सी है 1200 ग्राम, डी है 1500 ग्राम। तो गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितनी होती है दोस्तों, तो वो 700 ग्राम है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन हो सकता है। ए है पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति, बी है लवण और जल पुनः प्राप्ति, सी है लौह और जल पुनः प्राप्ति, डी है आयोडीन और जल पुनः प्राप्ति। तो अधिकांश लंबे समय तक रहने से अक्षांशों पर रहने पर क्या गहन हो सकता है दोस्तों? तो लवण और जल पुनः प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? ए है अनुच्छेद 364, बी अनुच्छेद 365, सी अनुच्छेद 366, डी अनुच्छेद 367। तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? तो वो है 366 है। ठीक है दोस्तों, 366 जो है ये जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है, 366। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? ए है जन्म, दूसरा है माता की आयु के अनुसार जन्म, तीसरा है आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या, चौथा है आयु समूह के अनुसार विवाहित महिला जनसंख्या। तो कुल प्रजनन दर को कौन परिभाषित करने के लिए कौन कौन से जो आंकड़े आवश्यक हैं दोस्तों? तो ये पहला क्या हो जाए? जन्म केवल जन्म नहीं दोस्तों, माता की आयु के अनुसार जन्म जो है कुल प्रजनन दर जो है ये एक हो जाएगा। प्रजनन दर मतलब प्रजनन जो है जिनकी आयु जन्म देने लायक जो हो गई है, जो है स्त्रियां जो है जन्म देने लायक हो गई हैं, वो इसमें गिनी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और कौन है? आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या, एक जन्म हो जाएगा और आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आयु समूह के अनुसार विवाहिता महिला जनसंख्या, तो ये जरूरी नहीं कि वो विवाहित हो या नहीं, लेकिन जन्म देने के क्या है परिपक्व हो जाइए, जन्म जो है दे सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरा और तीसरा। तो आंसर दूसरा और तीसरा जो है सही होगा, यहाँ पे सी वाला जो है सही माना जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? ए है डॉक्टर के श्रीनिवासन, बी है डॉक्टर कर्ण सिंह, सी है डॉक्टर सी चंद्रशेखरन, डी है डॉक्टर एम.एन. स्वामीनाथन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी पहली जनसंख्या जो नीति थी? तो डॉक्टर कर्ण सिंह की, कर्ण सिंह के जो है अध्यक्षता में तैयार की गई थी पहली जनसंख्या नीति। अगर पूछे नई जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी, तो नई जनसंख्या नीति भारत में कब लाई गई थी? नई जनसंख्या नीति कब लाई गई थी दोस्तों? तो वो है 15 फरवरी 2000 में जो है नई जनसंख्या नीति लाई गई थी। ठीक है, और अगर पूछे तो कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना पहली बार। और इसका पुनर्गठन कब किया गया था? तो मनमोहन सिंह के समय में इसका पुनर्गठन किया गया था 19 मई 2000 में जो है 2005 में 2005 में जो है 11 मई 2000 में जो है 11 मई 2000 को जो है इसका राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई थी, और मनमोहन सिंह के समय में 19 मई 2005 में इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया है। ए है चीन से, बी है जापान से, सी है रूस से, डी है यूएसए से। तो पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो वो है रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का मॉडल कहाँ से? रूस से लिया गया है। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? तो 1950 में जो है पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। और जो है पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है जवाहरलाल सिंह के समय में जो है कब? 1951 से 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था। ठीक है दोस्तों, और जो है पंचवर्षीय योजना के स्थान पे कब नीति आयोग लाया गया था?
तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया, इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ये है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, इसके स्थान पर नीति आयोग का गठित कर दिया गया दोस्तों पंचवर्षीय योजना के स्थान पर। और जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस विद्वान ने जनजाति समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था। तो किसने जनजाति समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था दोस्तों? ए है वेरियर एल्विन ने, बी है शरद चंद्र रॉय ने, सी है मजूमदार ने, डी है AR देसाई ने। तो राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव किसने दिया था जनजाति समस्याओं के लिए? तो वेरियर एल्विन ने दिया। आंसर क्या हो जाएगा? वेरियर एल्विन ने दिया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? ए है 410, बी है 415, सी है 420, डी है 429। पहले साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों। और जो है इसके द्वारा तैयार की गई सूची में कितने दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो वो है 429। आंसर क्या हो जाएगा? 429। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? ए है लिंग, जेंडर और विकास, बी है उत्तर आधुनिकतावाद और विकास, सी है महिलाएं और विकास, डी है विकास में महिलाएं। तो किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? तो वो हो जाएगा विकास में महिलाएं। डी हो जाएगा आंसर, विकास में महिलाएं, वुमेन इन डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ब्रुक्स के मतानुसार निम्न में से कौन एक भ्रष्टाचार की एकमात्र एक विशिष्ट अवस्था है? ए है घूस, बी है चोरी, सी है हिंसा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या क्या है, किसके अनुसार दोस्तों? तो ब्रुक्स के अनुसार भ्रष्टाचार की एकमात्र विशिष्ट अवस्था कौन है? तो वो है घूस। आंसर क्या हो जाएगा? ए घूस हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है क्योंकि वे ए है निर्धनता को सीमित नज़रिए से देखते हैं, बी है इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, सी है परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, डी है उपरोक्त सभी। तो निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्री द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है क्योंकि वे क्या है, निर्धनता के सीमित नज़रिए से देखते हैं, सही है। इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, ये भी सही है। परिवार में असमान हिस्सेदारी को भी स्वीकार नहीं करते, ये भी सही। उपरोक्त क्या होगा? सभी, ऑल ऑफ एबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है? ए है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, बी है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, सी है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति, डी है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो चाहे वो ऊर्ध्वमुखी गति हो या अधोमुखी गति, वो क्षैतिज गति हो, कोई भी गति वो सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, सभी यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्वमुखी गति अगर वह अपनी जो वर्तमान स्थिति से ऊपर की तरफ गति करता है तो ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। अगर वह अपने जो है सामान्य जो वर्तमान में स्थिति है उससे भी नीचे आ जाता है तो अधोमुखी गति होगी। अगर वो जिस स्थिति पर है और सेम स्थिति में वो कोई भी चीज़ करता है प्रेजेंट में तो वो क्षैतिज गति कहलाती है। जिस स्थिति में उसी स्थिति में रह जाता है वो क्षैतिज कहलाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। ए है पर्दा प्रथा, दूसरा है दहेज निरोध कानून, तीसरा अंतर्जातीय विवाह, चौथा अलौकिक शक्ति में विश्वास।
तो सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों में कौन आ जाएंगे दोस्तों? तो एक पर्दा प्रथा आएगी। यहाँ ध्यान देना, जन रीति और प्रथा के बारे में क्या है, तो पर्दा प्रथा आएगी, अंतर्जातीय विवाह आ जाएगा और अलौकिक शक्ति में विश्वास हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण औपचारिक अनौपचारिक के होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अनौपचारिक में आएंगे, पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक, और जो है जनरीति प्रथाओं में आएंगे। लेकिन दहेज निरोध कानून ये औपचारिक में आ जाता है, तो यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा होगा, ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है। ए है समूह, बी है संघ, सी है जीव, डी है समष्टि। तो कौन जो है कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? सी, जीव होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, टीबी बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन है? ए है विश्वकोशी प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी, बी है विश्वकोशी उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान, सी है उद्विकासी प्रत्यक्षवादी ऐतिहासिक, डी है उद्विकासी ऐतिहासिक आदर्शात्मक। तो कौन सा है बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र के 3 सोपान कौन से हैं दोस्तों? तो वह है विश्वकोशी, उद्विकासी और प्रत्यक्ष विज्ञान। विश्वकोशी, उद्विकासी और प्रत्यक्ष विज्ञान है टीबी बोटोमोर के अनुसार। समाजशास्त्र के 3 सोपान है, विश्वकोशी और कौन सा है? विश्वकोशी, उद्विकासी और प्रत्यक्ष विज्ञान। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके कारण WF ऑगबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? ए है टेलीविज़न, बी है रेडियो, सी है टेलीविज़न तथा रेडियो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो WF ऑगबर्न ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था, किसके कारण? तो आंसर हो जाएगा बी, रेडियो के कारण, ठीक है दोस्तों। अगर अकबर के बारे में पूछते हैं तो इन्होंने क्या, अकबर ने जो है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत से संबंधित है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत अकबर ने दिया था। इनकी पुस्तक क्या है? सोशल चेंज इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों, और 1922 में इन्होंने इसे प्रकाशित किया था, ठीक है दोस्तों। तो आंसर बी हो जाएगा, रेडियो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का है। ए है खाने संबंधी विकार, बी है सोने नींद संबंधी विकार, सी है गुणसूत्र असामान्यता, डी है व्यवहारात्मक समस्या। तो डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का कौन सा रोग है दोस्तों, किससे संबंधित है? तो वो गुणसूत्र असामान्यता के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र असामान्यता। जो कि जो है गुणसूत्र मानव में कितने पाए जाते हैं? तो कितने हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र में दोस्तों जो 22 जोड़े होते हैं स्त्री पुरुष में ऑटोसोम समान होते हैं, जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग अलग होते हैं। 22 जोड़े समान होते हैं, 23वें में क्या है? 23वां जोड़ा जो होता है पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। अब इससे आगे अगर 47वां जोड़ा हो जाता है, कोई 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो जो कि 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। और यही क्या है, अगर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। तो यही डाउन सिंड्रोम कहलाता है। 47 हो जाए तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाएगा, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र असामान्यता के कारण होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? ए है अलग कमरे में, बी है बच्चों के कमरे में, सी है मैदान में, डी है बरामदे में। तो जाहिर सी बात है, संक्रामक रोग से कोई व्यक्ति ग्रस्त है तो उसको अलग रखेंगे, तो अलग कमरे में रखेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, परिवार नियोजन से लाभ है। ए है रोजगार में वृद्धि, बी है निर्धनता में कमी, सी है जीवन स्तर में सुधार, डी है इनमें से सभी। तो परिवार नियोजन से क्या लाभ होता है दोस्तों? रोजगार में वृद्धि होती है, निर्धनता में भी कमी आती है और जीवन स्तर में सुधार आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो सबसे पहली बार भारत ने ही चलाया था 1952 में, ठीक है दोस्तों। परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहली बार भारत में ही लाया गया था 1952 में। तो इसको भी याद रखिएगा साथ में। वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ए है नमस्ते करना, बी है धार्मिक अनुष्ठान, सी है स्कूल प्रार्थना में भाग लेना, डी हड़ताल। तो कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है दोस्तों? नमस्ते करना शामिल ही है सामाजिक में नियंत्रण में, धार्मिक अनुष्ठान भी आते हैं सामाजिक नियंत्रण में, स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना भी एक सामाजिक नियंत्रण में होता है, लेकिन हड़ताल करना ये सामाजिक नियंत्रण में नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हड़ताल करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? ए है स्वीकारात्मक क्रियाविधि, बी है निषेधात्मक क्रियाविधि, सी है प्रत्यक्ष क्रियाविधि, डी है चिकित्सात्मक क्रियाविधि। तो पार्सन्स के द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्ति में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो वो है प्रत्यक्ष क्रियाविधि। और कौन कौन शामिल है? तो स्वीकारात्मक क्रियाविधि, निषेधात्मक क्रियाविधि और चिकित्सात्मक क्रियाविधि। इन तीनों का आप लोग नाम याद रख लीजिएगा, तो ताकि जो है जब नाम याद रहेगा तो आप लोग इसमें गलतियाँ कौन सी नहीं है तो उसको आप लोग पहचान लेंगे। ठीक है दोस्तों। और पार्सन्स की पुस्तक क्या नाम है दोस्तों? द सोशल सिस्टम इसके पार्सन्स की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो द सोशल सिस्टम जो है इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, द सोशल सिस्टम पार्सन्स की पुस्तक का नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? ए है लैंडिस ने, बी है चार्ल्स कूले ने, सी है के यंग ने, डी है ऑगबर्न एवं नीमकॉफ ने। तो किसने दी है दोस्तों? दबाव की पद्धति को स्तर को बनाए रखने के नियमों को स्थापित करने के समाज द्वारा लगाई जाती है। ये क्या है? एक प्रकार सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ऑगबर्न एवं नीमकॉफ का है। ठीक है दोस्तों, ऑगबर्न और नीमकॉफ का। ऑगबर्न के बारे में हम लोग ने ऊपर बात किया है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए है 343, बी है 344, सी है 345, डी है 346। तो किस आर्टिकल में है दोस्तों? राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित प्रावधान, तो हो जाएगा 346 में, आर्टिकल 346 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? ए है 2 नगरीय परिवार, बी है एकल परिवार, सी है संयुक्त परिवार, डी है विस्तृत परिवार। तो बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग से जो है दोस्तों किस परिवार का भारत में उदय हो रहा है? तो वो है एकल परिवार का। आंसर क्या हो जाएगा? बी, एकल परिवार का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन ए, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। कारण है भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो सही बात है दोस्तों। पहले क्या है? हिंदू विवाह संस्कार जो है संस्कार से अधिक अब संविदा माना जाता है। पहले संस्कार माना जाता है। क्या है? शादियाँ जो है एक बार शादी हो जाती तो टूटना मतलब टूटती ही नहीं थी। लोग क्या है वही जो है अपना मतलब वो टूटती ही नहीं थी। तलाक वलाक जैसी ये चीज़ें नहीं रहती थी। अब क्या है? अब तो बहुत जल्दी सब चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या है? तो अब अभी क्या है? पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे ये भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आंसर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। ए है अपनी मृत पत्नी की बहन से, बी है उच्च जाति की स्त्री से, सी है निम्न जाति की स्त्री से, डी है अपने मृत भाई की विधवा से। देवर विवाह संपन्न होता है दोस्तों, पुरुष विवाह करता है। देवर विवाह किसे कहते हैं? जब अपनी मृत पत्नी की बहन से नहीं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अपने मृत भाई की विधवा से जब विवाह करता है। मृत भाई की विधवा से जब कोई विवाह करता है, जैसे बड़ा भाई की भाभी है तो बड़ी भाई की क्या है? बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो छोटे भाई से भाभी की विवाह कर दिया जाता है। तो वही क्या? देवर विवाह कहते हैं। इसी को लेवरेट विवाह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और अपनी मृत पत्नी की बहन की से अगर विवाह होता है उसे सोरोरेट विवाह कहते हैं। सोरोरेट विवाह कहते हैं। उच्च जाति की स्त्री से अगर
क्या कहते हैं, अगर जो पुरुष जो है निम्न जाति का हो और स्त्री उच्च जाति को, उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और अगर जो है स्त्री क्या हो निम्न जाति की हो और पुरुष जो है उच्च जाति का होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुलोम विवाह कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशी वंश, यह किसने कहा था? ए हेनरी मेन ने, बी आईपी देसाई ने, सी सीबी मेमोरी ने, डी इरावती कर्वे ने। संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशी वंश, ये किसने कहा है संयुक्त परिवार को? तो कौन है दोस्तों? तो वो है सीबी मेमोरी ने कहा है। किसने कहा है? सीबी मेमोरी ने। इरावती कर्वे नातेदारी से संबंधित है दोस्तों, और हेनरी मेन ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, लेविरेट विवाह है, ए है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, बी है ममेरे फुफेरे भाइयों बहनों के बीच विवाह, सी है बहन की पुत्री के साथ विवाह, डी है भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, लेविरेट विवाह कहता है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ये हो जाएगा दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, लेविरेट विवाह होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ए है 1936 में, बी है 1947 में, सी है 1948 में, डी है 1952 में। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? तो वो है 1947 में। कब? 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है, ए है गंधर्व विवाह, बी है ब्रह्म विवाह, सी है दैव विवाह, डी है प्रजापत्य विवाह। तो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है दोस्तों? तो वो पहले क्या कहा जाता था? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह दोस्तों अच्छे विवाह की श्रेणी में नहीं आता है। 4 विवाह जो है अच्छे श्रेणी में आते हैं और 4 विवाह जो है खराब श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से अच्छे में आते हैं? एक ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, एक आर्ष विवाह जो है, आर्ष विवाह जो है अच्छे विवाह की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, परिवार की सफलता की कुंजी है, ए है सफल दाम्पत्य समायोजन, बी है आर्थिक विकास, सी है परिवार की वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। तो परिवार की सफलता की कुंजी क्या होती है दोस्तों? सफल दाम्पत्य समायोजन होना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है, ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, सी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, डी इनमें से सभी। तो भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है ही, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय भी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सामाजिकरण आरंभ होता है, ए है घर में, बी है पड़ोस में, सी है विद्यालय में, डी है कॉलेज में। तो सामाजिकरण कहाँ से आरंभ होता है दोस्तों? परिवार या घर से जो है आरंभ होता है सामाजिकरण। ठीक है दोस्तों, बालक का सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ है? उसके परिवार से ही प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है, ए है जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, बी है जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, सी है जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलती है? जब बच्चे क्या होते हैं? स्थापित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? ए है मलेरिया रोधी दवा, बी है रेबीज रोधी दवा, सी है डेंगू रोधी दवा, डी है मधुमेह रोधी दवा। तो RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से दवा है दोस्तों, किसके लिए है? तो वो है रेबीज रोधी दवा। RMAB का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो रेबीज ह्यूमन
एम से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है दोस्तों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी RMAB का फुल फॉर्म है। RMAB का फुल फॉर्म क्या है? रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसका फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ए है पर्यावरणीय कारक, बी है आनुवंशिक उत्परिवर्तन, सी है आनुवंशिक संशोधन, डी है ट्रांसमिशन। तो कैंसर का कारण कौन नहीं होता है दोस्तों? तो पर्यावरणीय कारक होते हैं, आनुवंशिक उत्परिवर्तन भी होता है, आनुवंशिक संशोधन भी होता है, लेकिन ट्रांसमिशन नहीं होता है। यहाँ पे डी हो जाएगा, ट्रांसमिशन नहीं होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है ओजोन, सी है विशिष्ट कणमय पदार्थ, डी है परागकण। तो हे फीवर किससे होता है दोस्तों? तो वो होता है परागकण की वजह से। किसके कारण होता है? परागकण की वजह से। और हे बुखार को और किस नाम से जाने? तो एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे राइनो वायरस साधारण जुकाम के लिए जाना जाता है, राइनो वायरस के नाम से राइनो जानते हैं, तो उसी तरह राइनाइटिस एलर्जिक राइनाइटिस के कारण होता है। एलर्जी राइनाइटिस परागकण के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, परेटो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को लोमड़ी और शेर के वृत्तांत के आधार पर वर्णित किया है। इनका संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? ए है उद्विकासी सिद्धांत, बी है नौ उद्विकासी सिद्धांत, सी है चक्रीय सिद्धांत, डी है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो दोस्तों परेटो दोस्तों किस सिद्धांत से संबंधित है? तो परेटो दोस्तों तो वो है चक्रीय सिद्धांत से संबंधित। किससे संबंधित है परेटो? तो वो है चक्रीय सिद्धांत से संबंधित। और कौन कौन से जो है समाजशास्त्री जो है चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो मैंने बताया था, स्पेंगलर है, सोरोकिन और जो है टायनबी, और परेटो जो है चक्रीय सिद्धांत से, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। स्पेंगलर की पुस्तक क्या नाम है दोस्तों? तो वो है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो है स्पेंगलर की पुस्तक का नाम है। सोरोकिन की सोशल कल्चरल एंड डायनेमिक्स, सोरोकिन की पुस्तक का नाम है। टायनबी की द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, टायनबी की पुस्तक का नाम है। परेटो का माइंड एंड सोसाइटी है। इस तरह लिख देती हूँ दोस्तों, स्पेंगलर की द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो है स्पेंगलर की पुस्तक का नाम है। और सोरोकिन की सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, इन्होंने सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है दोस्तों सोरोकिन ने। और संस्कृति के 3 स्वरूप भी बताए हैं। और जो है टायनबी की पुस्तक का क्या नाम है? टायनबी की द स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो है टायनबी की पुस्तक का नाम है। परेटो की पुस्तक का क्या नाम है? तो माइंड एंड सोसाइटी जो है परेटो की, माइंड एंड सोसाइटी परेटो की पुस्तक का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? चक्रीय सिद्धांत सी। नौ उद्विकासी सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है? तो वो है लेस्ली वाइट है और जूलियन स्टीवर्ड है। ठीक है दोस्तों, जूलियन स्टीवर्ड है नौ उद्विकासी सिद्धांत से। और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से किसका संबंध है? तो वह है कार्ल मार्क्स है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से। क्रोजर है और कौन है? डेन ड्वार्फ है। ठीक है दोस्तों, डेयर ड्वार्फ जो है
ये है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से। उद्विकासी सिद्धांत, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। किसने दिया है? स्पेंसर ने दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। आंसर सी हो जाएगा चक्रीय सिद्धांत। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संघर्ष में उन सभी गतिविधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? ए है मीड, बी है डीपी मुखर्जी ने, सी है मैकाइवर एवं पेज ने, डी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैकाइवर एवं पेज ने दी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, गरीबी के प्रमुख कारण है। ए है जनसंख्या का दबाव, बी है निम्न पूंजी का निर्माण, सी है मांग का अभाव, डी है ऊपरी सभी। तो गरीबी का प्रमुख कारण जनसंख्या का दबाव भी है, बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण, निम्न पूंजी का भी निर्माण होना, मांग का अभाव। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ एबव। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ए है शिक्षा को बढ़ावा देकर, बी है कम जनसंख्या के फायदों को बताकर, सी है बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं द्वारा, डी उपयुक्त सभी। तो किस देश की बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों? शिक्षा को बढ़ावा देकर, कम जनसंख्या के फायदे भी बताकर, बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के द्वारा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे भी क्या ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसके बारे में हम लोग ने ऊपर ही बात कर लिया है दोस्तों। ए है फरवरी 2002 में, बी है फरवरी 2000 में, सी है मार्च 2002 में, डी है मई 2000 में। तो नई जनसंख्या नीति के बारे में मैंने ऊपर ही बताया कि नई जनसंख्या नीति पहली बार 15 फरवरी 2000 में जो है नई जनसंख्या नीति लाई गई थी। और मैंने राष्ट्रीय जनसंख्या जो है राष्ट्रीय आयोग, जनसंख्या आयोग के बारे में भी बताया कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई। जनसंख्या आयोग की स्थापना की बताया कि 11 मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई। और इसका पुनर्गठन कब किया गया? तो मनमोहन सिंह के समय में इसका पुनर्गठन किया गया। 19 मई 2005 में इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 47 है, जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ असत्य कथन छांटिए। ए है इसका लक्ष्य संस्थागत प्रसव की दर को बढ़ाना है, बी है इस योजना में नकद सहायता का प्रावधान है, सी है इसका लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, डी इस योजना को केंद्र राज्य भागीदारी 60.40 की है। तो जननी सुरक्षा योजना का संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? इसमें कौन सा कथन दोस्तों असत्य है? जननी सुरक्षा योजना कब दोस्तों लाई गई थी? तो वो है 12 अप्रैल 2005 में जो है जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी। अब इसके बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? इसका लक्ष्य संस्थागत प्रसव की दर को बढ़ाना है, सही बात है। घर पे मतलब संस्थागत जो है प्रसव, कोई भी मतलब प्रसव कराना हो उसको संस्था में ले जाके हॉस्पिटल में जो है या तो वहाँ पे उसको ले जाके जो है प्रसव कराना है, ना कि घर पे। और बी है इस योजना में नकद सहायता का प्रावधान भी है, ये भी सही है। इसका लक्ष्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, ये भी सही है दोस्तों। सबसे ये इम्पॉर्टेंट, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, लक्ष्य जो है मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। डी है इस योजना में केंद्र राज्य भागीदारी 60.40, यही जो है गलत है। ठीक है दोस्तों, बाकी तीनों जो है ऊपर के सही हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? ए है विटामिन डी, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन बी, डी है विटामिन ई। तो कौन सा जो है आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो वो है विटामिन ए जो है आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। कौन कौन सी रतौंधी होती है? इसके बारे में ऊपर भी मैंने बात किया था। रतौंधी है, जीरोफ्थैल्मिया है, जीरोफ्थैल्मिया, जेरोसिस कंजक्टाइवा होता है, और जेरोसिस कार्निया भी होती है, और बीटॉट स्पॉट भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, बी का जो है बी कॉम्प्लेक्स इसके अंतर्गत आते हैं, और विटामिन ई का जो है टोकोफेरॉल इसका जो रासायनिक नाम होता है। ई का इसकी कमी से प्रजनन संबंधी जो है बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास तथा उन्नति की अवस्था है। ए है मौखिक अवस्था, बी है जननांगीय अवस्था, सी है मातृत्व अवस्था, डी है अव्यक्तता अवस्था। तो भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास तथा उन्नति की अवस्था कौन सी है दोस्तों? तो वो जननांगीय अवस्था है। कौन सी है? जननांगीय अवस्था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। प्री एक्लैम्सिया वाली एक गर्भवती रोगी को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्तता की संभावना में तैयार रहने के लिए नर्स को बिस्तर के पास क्या रखना चाहिए? ए है नायलॉन, बी है ऑक्सीजन, सी है सक्शन उपकरण, डी है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो क्या हो जाएगा? क्या रखना चाहिए? कैल्शियम ग्लूकोनेट रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक्लैम्सिया प्री एक्लैम्सिया जानते हैं, गर्भकालीन जो है विषाक्तता होती है, जो इसमें जो है एक्यूट आता है, एक्यूट टॉक्सोमिया आती है, और एक क्रोनिक टॉक्सोमिया आती है। क्रोनिक टॉक्सोमिया आती है। एक्यूट टॉक्सोमिया जो है कब देखने को मिलती है? तो 24वें सप्ताह से देखने को मिलती है। एक्यूट टॉक्सोमिया होती है। एक्यूट में जो है 2 आती हैं बीमारियां, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया आती है। एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया आती है। प्री एक्लेम्सिया जो इसमें जो है प्रोटीनूरिया होता है, प्रोटीनूरिया निकलती है और जो है सूजन होता है। और एक्लेम्सिया में क्या होता है? ऐंठन और बेहोशी आती है। ठीक है दोस्तों, प्री एक्लेम्सिया की जो है से ज़्यादा जो है प्री एक्लेम्सिया से भी ज़्यादा बढ़ के अगर उसके आगे की जो होता है वो एक्लेम्सिया होता है। मतलब प्री एक्लेम्सिया में थोड़ा साधारण होता है, लेकिन उससे भी अधिक गंभीर अवस्था को एक्लेम्सिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रॉनिक में क्या होता है? क्रॉनिक में जो है नेफ्राइटिस की बीमारी होती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है और नेफ्राइटिस की बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।